तो मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पे हम पेश है आपके सामने कर रहे हैं जीके की 7वीं वीडियो। इससे पहले 6 वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने वो 6 वीडियोस नहीं देखी तो आप वो 6 वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं जीके की, ये वैसे तो हमने बनाई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस रिजेम्बलेंस है, मतलब सिलेबस काफ़ी सेम है। तो ये वीडियोस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया का कोई भी ऐसा पेपर जो 10th या +2 बेस्ड है, जैसे कि एसएससी का पेपर या पंजाब पुलिस का पेपर या कोई भी ऐसा पेपर जिसमें 10वीं या 12वीं के बेस पे रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें आप ये जीके की जो मेरी 7th वीडियो है, इनफैक्ट जो मेरी जीके की सारी वीडियोस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज जीके का, जनरल नॉलेज का और जनरल साइंस का सिलेबस हर एक के लिए सेम है, जो मैंने अभी अभी देखा। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं 25 क्वेश्चन इस बार डिस्कस करेंगे, 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपने हाथ में कॉपी पेन ले लिया होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाता आपको, यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ जो काफ़ी काम आती है आपके पेपर्स में, वो भी अपने आप में क्वेश्चन ही होती है। तो मुझे उम्मीद है आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए अच्छे से और अपने सारे नोट्स बनाइए, ताकि आपको पेपर के लिए काफ़ी आसानी हो। तो जैसा मैंने बताया ये 7वीं वीडियो है, और इससे पहले 6 वीडियो जो मैंने डाली है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके लिए। पहला ऑप्शन है ओहम, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है वॉट और चौथा ऑप्शन है कूलम। बताइए क्या आपको पता है इसका यूनिट क्या है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, ओहम। एसआई यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओहम। अब ओहम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करते हैं, उसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आता है। जिस मर्जी पेपर की बात आप कर लो, चाहे आर्मी जीडी की कर लो, क्लर्क की कर लो, टेक्निकल की कर लो, रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की खोज किसने की थी? उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। ठीक है जी, ये उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। उसी के नाम पे रेजिस्टेंस के जो यूनिट पड़े थे वो ओहम पड़े थे। ये जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एम्पियर की बात कर लूँ तो एक साइंटिस्ट थे एंड्री मारी एम्पियर, उन्होंने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें बताया था, इसलिए उनके नाम पर इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट जो है वो एम्पियर रखे गए हैं। इसी तरह जो पावर है जेम्स वॉट के नाम पे रखे गए हैं। पावर के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं वॉट, WATT वॉट, ये पावर की यूनिट है। और हमारे जो कूलम थे उन्होंने चार्ज की खोज की थी। ठीक है जी, चार्ज की खोज उन्होंने की थी, तो उनके नाम पे चार्ज के यूनिट रखे गए हैं कूलम। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम होते हैं, करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं, ठीक है जी, पावर के यूनिट होते हैं वॉट और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। ये सारे साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट के नेम पे ही ये सारे नेम रखे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू, यानी कि 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तो मैं आपको आंसर 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक रिलेशन बताना चाहता हूँ। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जरा आप देख लीजिए ये रिलेशन। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार है, C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F-32। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप F की वैल्यू भरते हैं आपकी C की वैल्यू आ जाती है। जैसे हमारे पास जो F की वैल्यू है वो है 32, हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है। तो 32 में से 32 गए 0 को 5/9 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका C, 0 डिग्री। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं।
ये फार्मूला मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे हमें पता करना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। फार्मूला ऐसे है, C इज़ इक्वल टू 5/9 और F माइनस 32, ये फार्मूला है। तो जैसे हमें दिया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, F की जगह पे मैंने लिख दिया 32, क्योंकि फ़ारेनहाइट हमें दिए हैं। तो यहाँ पे आपका 32 में से 32 गया 0, तो ये 0 आ जाएगा आपका। तो इस फार्मूले की मदद से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ये मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है। पेपर में इसके जैसा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि किस तापमान पे, किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, तो वो आपका है -40 डिग्री सेल्सियस। आप खुद चेक कर सकते हैं, मैंने अभी फार्मूला बताया, उसमें अगर आप F की जगह पे -40 लिख दें और उसको सॉल्व कर लें तो आपका C का आंसर भी -40 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे उन्होंने पूछा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। इसको सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो भी मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, जिसको हिंदी में कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। कास्टिक सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी अपने आप में प्रश्न है। आप इसके साथ चलिए, आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, जो कई बच्चे कहते हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्पीड में चलाइए, आपको ठीक लगेगा। और अगर बहुत कम लग रही है तो आप ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं। यूट्यूब में ऑप्शन दिया जाता है, अगर कोई बहुत फास्ट बोल रहा है तो उसको आप स्लो कर सकते हैं, और अगर कोई बहुत स्लो बोल रहा है तो आप उसको फास्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए Na2CO3, ठीक है जी, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला जो है वो होता है आपका Na2CO3। इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है धावन सोडा। HNO3 की बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। नाइट्रिक एसिड को HNO3 से डिनोट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 25 प्रश्न अटेंड करने हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं अब। हुज यूनिट इज लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए, अगर आपको ये पता है कि लाइट ईयर क्या है तो आप 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। जिसको नहीं पता, मैं पहले लाइट ईयर बता देता हूँ। लाइट जो है, जो हमारी सूरज की रोशनी है, आपको जान के हैरानी होगी, 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो बहुत ही इजी सा आंसर है इसका। देखो, 1 सेकंड में ये है। अब 1 साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो है लाइट का 1 साल का डिस्टेंस। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि लाइट ईयर होता क्या है। जो हमारी लाइट है वो 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। हमें ये निकालना नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी निकला हुआ है लाइट ईयर, हमें नहीं चाहिए ये। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ लाइट ईयर का मतलब क्या है। पहले अगर आप मतलब समझ ले तो आपको यूनिट समझने में आसानी होगी। तो लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट 1 साल में जितनी दूरी तय करती है वो उसका लाइट ईयर है। अब सीधी सी बात है, अगर लाइट दूरी तय कर रही है तो इसका आंसर भी तो वही आएगा ना, दूरी। तो लाइट ईयर जो है वो दूरी मापने का यूनिट है, दूरी मापने का मात्रक है। तो लाइट ईयर, अब आपको पता चल गया कि लाइट 1 ईयर में, 1 साल में जितनी दूरी तय करती है वही बस लाइट ईयर है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, पहला आंसर ही ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी शीतल पेय में, शीतल पेय होता है सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, लिम्का, पेप्सी, माजा, मरिंडा, ये जितनी भी होती है, ठीक है। मेनली हम बात लिम्का की कर रहे हैं वैसे,
ठीक है, शीतल पेय में निम्नलिखित कौन सी गैस मौजूद होती है? अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो अगर आप बॉटल को हिला के खोले तो वो जो भी लिक्विड होता है अंदर, जैसे लिम्का या कोका कोला, वो जल्दी से बाहर आ जाता है। ये किस गैस की वजह से होता है? ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेजेंट होती है, जो आपको जैसे आप कोक वगैरह पीते हो उसमें जो आपको टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, गैस सी मिलती है, थोड़ा आपके गले को लगता है, वो गैस एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जितने भी शीतल पेय है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, वो ज़्यादा अच्छे नहीं है हमारी सेहत के लिए, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो आप कम से कम पिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे पूछा है स्पीड ऑफ साउंड, यानी वायु में, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मतलब वायु में ध्वनि की गति। मैं क्वेश्चन आपके लिए पूरा पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? दो चीज़ों की गति जरूर पूछते हैं, एक ध्वनि की गति, साउंड की स्पीड, और दूसरा एयर अपना जो लाइट है उसकी गति। ठीक है, प्रकाश की गति। तो जहाँ तक बात है स्पीड ऑफ साउंड की यानी ध्वनि की गति की, वो फिक्स होती है 332 मीटर पर सेकंड, यानी 332 मीटर पर सेकंड। और जहाँ तक बात है आपकी लाइट की, आपके प्रकाश की स्पीड की, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल भाषा में बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। लेकिन पेपर में मीटर में आएगा तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है लाइट की। अगर आप साउंड की सुनना चाहते हैं तो वो ये है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 7 पे जाते हैं। ये प्रश्न दो तरह से आता है, मैं दोनों बता देता हूँ। When blue litmus paper is kept in acid, what color does blue litmus paper turn? मतलब नीले लिट्सम पत्र को अमल में, एसिड में रखने पर नीले कलर को किस कलर में चेंज हो जाता है? जो नीला कलर होता है वो किस कलर में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है जी लाल कलर में चेंज। अगर आप नीले लिट्सम पेपर को एसिड में रखो तो वो लाल हो जाता है। इसी तरह अगर आप लाल लिट्सम पेपर को बेस में, खार में रखो तो वो नीला हो जाता है, उल्टा। एसिड और बेस अलग अलग प्रॉपर्टीज, ओपोजिट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो नीले वाले को एसिड में रखोगे वो लाल हो जाएगा, लाल वाले को बेस में रखोगे तो वो नीला हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ आईज ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस? यानी पीलिया से पीड़ित व्यक्ति की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? देखिए हिंदी कितनी महान भाषा है, पीलिया लिख दिया इन्होंने। अब पीलिया से तो सबको पता चल जाएगा पीलिया से कौन सा रंग हो जाता है, कौन सा होगा? हाँ, ये वाला पीला। पीलिया अगर किसी को हो चुका है तो उसकी आंखों का जो रंग है वो हो जाएगा पीला। लेकिन पीलिया आंखों को नहीं, पीलिया लीवर को सफ़र करता है। जो लीवर होता है हमारा, ठीक है, लीवर, LIVER, लीवर जो होता है हमारा उसको सफ़र करता है। मतलब उसमें प्रॉब्लम जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो पीलिया से पीड़ित व्यक्ति का रंग जो है, जैसा इस प्रश्न का रंग है पीला, पीला हो जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे क्या पूछा उन्होंने। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C इन अ बॉडी? यानी शरीर में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपको विटामिन C की कमी है तो आपको होगा सकरवी। ये रोग है जो C की कमी से होता है। अगर आपको विटामिन A की कमी हुई, A की कमी, तो उसमें आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को दिखना बंद हो जाएगा, रतौंधी इसे बोलते हैं। अगर आपको विटामिन B की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा बेरी बेरी नाम का रोग। अगर आपको विटामिन D की कमी हो जाती है तो आपको हो जाएगा रिकेट्स नाम का रोग। ये सारे रोग बहुत महत्वपूर्ण है, आप प्लीज़ इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। और विटामिन C की कमी से जो है सकरवी रोग हो जाता है। अब C की कमी पूरी कैसे करें? देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा, जैसे कि नींबू, जैसे कि मौसमी, जैसे कि किन्नू, इन सब में विटामिन C भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विटामिन C की कमी किस चीज़ से पूरी होगी,
या किस चीज़ में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो मिलता है आपका ऑरेंज में यानी संतरे में, या आपके नींबू में अच्छा मिलता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में मिलता है वो। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मुख्य घटक है आपका, थोड़ा सा स्पीड करते हैं हम, मीथेन आपका मुख्य घटक है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। यहाँ पे उन्होंने पूछा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ये डेसिबल, न्यूरॉन है, कैंडेला है और ल्यूमिनन है। तो यहाँ पे जो ध्वनि की तीव्रता है उसकी इकाई डेसिबल है। ठीक है जी, डेसिबल इसकी इकाई है जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे न्यूरॉन है, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ठीक है जी, उसकी बेसिक यूनिट है, उसकी इकाई है। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। बाकी क्या बचा? ल्यूमेन, ल्यूमेन आपका ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है, ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, स्पेशली ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में मोस्टली पूछ लिया जाता है। इसकी ल्यूमेन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है आपका न्यूरॉन, और जो डेसिबल है वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इकाई है। आ गया समझ? चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? देखिए, वायु में जो ऑक्सीजन है वो वैसे तो होता है 20.78%, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, लगभग ले रहे हैं, तो आपका आ गया आंसर 21%। ये लगभग 21% हमारे जो अपना वायु है, एयर है, ठीक है, हवा है, उसमें 21% जो है वो होती है आपकी ऑक्सीजन, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। 78% होती है आपकी नाइट्रोजन, 0.03% आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये तीन जो है मेन कंपोनेंट है एयर के, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। डायनामाइट की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन? कई बार मैं इन्वेंटेड बोल देता हूँ, कई बार मैं डिस्कवर्ड बोल देता हूँ। क्या, मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, पर क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि, मुझे तो पता ही है कि इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड में क्या फ़र्क है? कौन पता लगाएगा? चलिए इस बार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड में क्या फ़र्क है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। फिलहाल डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, बहुत ही महान इंसान थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। किस देश में पैदा हुए थे? स्वीडन में पैदा हुए थे जी। क्या खोज किया था इन्होंने? डायनामाइट खोज किया था, वो तो है ही, ठीक है, लेकिन इन्हीं के नाम पे एक बड़े स्पेशल प्राइज़ होते हैं जिसको हम नोबेल प्राइज़ बोलते हैं, वो दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाते हैं। कब स्टार्ट हुए थे? 1901 में स्टार्ट हुए थे। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में मिला था, ये भी पूछा जा सकता है। और बताऊं इसके जैसे? अच्छा, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था? उनका नाम था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1913 मतलब 1913 में गीतांजलि बुक लिखी थी और नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। इसके अलावा पेपर में पूछ सकते हैं कि पहले भारतीय वैज्ञानिक यानी फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर CV रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने की थी। वो क्या होता है वो तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। रमन इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। थॉमस अल्वा एडिसन गलत है, इन्होंने तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। गैलीलियो ने तो दूरबीन की खोज की थी, टेलीस्कोप की खोज की थी। तो ये सारे ऑप्शन तो नहीं सही, सिर्फ पहला ऑप्शन ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जो लोग मायोपिया से पीड़ित है, ठीक है, उन्हें किस लेंस की सलाह दी जाती है? ये लोग पास वाली चीज़ें तो आराम से देख लेते हैं, दूर वाली चीज़ें देखने में इन्हें थोड़ी दिक्कत आती है मायोपिया वालों को। तो उनके लिए बना है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस मायोपिया के लिए बना है। जो पास वाली चीज़ें
ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन दूर वाली चीज़ें इनको नहीं दिखती। और एक और रोग होता है हिपरमेटोपिया, जिसमें दूर वाली चीज़ें आराम से दिख जाती है लेकिन पास वाली नहीं दिखती, तो उसके लिए आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके लिए होता है कन्वेक्स लेंस। तो अगर आप मायोपिया से पीड़ित है तो आपके लिए कनकेव लेंस है, अगर आप हाइपरमेटोपिया से पीड़ित है तो आपके लिए कन्वेक्स लेंस है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, अर्थात मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या आपको कभी बुखार हुआ है? क्या आपको कभी बुखार चढ़ा है? क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने आपके बगल में क्या लगाया या आपके मुंह में क्या लगाया था? कौन सा यंत्र था? वो था थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर से ह्यूमन टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हाइड्रोमीटर, ये होता है आपकी डेंसिटी या फिर ऐसा बोल लो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की मेज़र करने के लिए। ठीक है जी, तो जब भी आपको लिक्विड की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करनी है तो आप हाइड्रोमीटर यूज़ करेंगे। अगर आप मॉइस्चर कंटेंट, जिसको आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा हवा में कितनी है, वो अगर आपने मेज़र करनी है तो हाईग्रोमीटर आप यूज़ करोगे। ठीक है जी, और अगर आपने बहुत हाई टेम्परेचर मेज़र करने हैं तो आप फिर पायरोमीटर यूज़ करोगे। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर तो थर्मोमीटर ही है, बाकी मैंने वैसे नॉलेज के लिए बताए, हालांकि वो भी अपने आप में एक प्रश्न है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करने के लिए, हाईग्रोमीटर मॉइस्चर कंटेंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी की मात्रा, और जो पायरोमीटर है वो हाई टेम्परेचर उच्च तापमान मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं अब। हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम? रेडियम की खोज किसने की थी? ये की थी मैडम मेरी क्यूरी ने। आपको मेरी क्यूरी और हेनरी बिकल में बिल्कुल कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि हेनरी बिकल ने रेडियो एक्टिविटी जो पूरा प्रोसेस है उसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज 1898 में, ठीक है, ये हेनरी बिकल का काम था। बाकी जो मेरी क्यूरी है उसने की थी रेडियम की खोज और उसी ने की थी पोलोनियम की खोज। दो चीज़ें मेरी क्यूरी ने खोजी थी अपने हस्बैंड के साथ मिलके। ठीक है, और 1903 में पहली बार मेरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला था। आधा मिला था एक्चुअली, आधा नोबेल प्राइज़ मेरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पीरी क्यूरी को मिला था और बाकी आधा जो है वो मिला था हेनरी बिकल को रेडियो एक्टिविटी के लिए। और दूसरी बार 1911 में अकेली मेरी क्यूरी को केमिस्ट्री में, ठीक है, मिला था 1911 में। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि 2 नोबेल प्राइज़ जीतने वाली इकलौती महिला वैज्ञानिक कौन है, तो वो है आपकी मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी के अलावा किसी भी साइंटिस्ट ने 2 नोबेल प्राइज़ नहीं जीते, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके लिए। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, उसने तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी, तो इसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। सल्फर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे SULPHUR होता है एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, ये तो लिखने वाले की गलती होगी। केमिकल फार्मूला क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? अगर अकेले सल्फर का सिंबल पूछे तो S होता है, लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो जिसमें सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन आ जाएं वही आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो C आपका सही आंसर है। ये जो CO2 है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये जो CO है, अब एक ही O दिया है तो मोनो हो जाएगा। CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो फार्मूला है। समझ आ गया? सल्फर, S फॉर सल्फर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस होती है? यहाँ पे 2 गैसेज होती है एक्चुअली, नाइट्रोजन और एर्गन, ARGON। यहाँ पे नाइट्रोजन का नामो निशान नहीं है, हम जाएंगे एर्गन के साथ। ये भी हो सकता है कि आपको दोनों ऑप्शन आ जाएं, तो अगर तो आपको सिंपल आता है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है तो आप नाइट्रोजन पे टिक कर देना। अगर दोनों है, सपोज कीजिए दोनों है, नाइट्रोजन भी है एर्गन भी है, और सिंपल पूछा है कि कौन सी गैस होती है तो आप नाइट्रोजन पे टिक करना। अगर पूछा है कौन सी अनरिएक्टिव गैस होती है जो रिएक्ट नहीं करती, अक्रियाशील गैस, तब आप एर्गन पे क्लिक कर देना।
अगर सिर्फ एक ही है तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। वैसे मैं ये भी बता दूं, हर पेपर में एक ही आता है, या नाइट्रोजन आता है या एर्गन आता है, तो जो भी आए आप उसको टिक कर देना। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन फाउंड इन अबंडेंस, मतलब निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हिंदी कितनी अमीर भाषा है, प्रचुर के भी बड़े सारे मीनिंग होते हैं। चलिए, एग, राइस, पल्स या ग्रीन वेजिटेबल। वैसे तो सब में ही प्रोटीन दिख रहा है मुझे, राइस में नहीं होता, अंडे में तो बहुत ज़्यादा ही होता है और अंडा ही इसका सही आंसर है। ठीक है, पल्स में भी होता है, दाल में भी प्रोटीन होता है, थोड़ा सा आपको हरी सब्जियों में भी प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है। अब सबसे ज़्यादा मात्रा में तो फिर अंडे में ही मिलता है, बाकियों में है लेकिन थोड़ा सा कम है। हम जाएंगे ऑप्शन के साथ, हमें एग ही करना है हमें, ठीक है, वो पक्की बात है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का क्या है, ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये है आपका मीथेन। मीथेन होती है सबसे ज़्यादा बायोगैस में। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 भी देख ही लेते हैं। ब्रास में, पीतल में क्या क्या होता है। पीतल देखो एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिश्रित धातु, अर्थात दो धातुओं को, दो मेटल्स को मिला के बनाया गया धातु, इंग्लिश में अलॉय बोलते हैं और हिंदी में आपका बोलते हैं जी मिश्रित धातु। और ये बना है जी आपका कॉपर और जिंक को मिलाकर, कॉपर और जिंक को मिला के हमारा बनता है ब्रास, यानी कि पीतल। पीतल की बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, वो भी आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 22 पे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे नीचे चला जाए तो आइस जमना शुरू हो जाती है, इससे ऊपर चला जाए 1, 2 तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का आपका 0 रहेगा। इसके अलावा पूछ सकते हैं पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी पानी किस तापमान पे उबलता है, तो वो आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। जल जो है वो गैस में, भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 23, हमारी वीडियो खत्म होने ही वाली है। कौन सा विटामिन जो है संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। जितने भी खट्टे फल हैं इसमें आपका जाएगा जी विटामिन सी। विटामिन सी सारे खट्टे फलों में होता है। आपको नींबू में पूछ सकते हैं, किन्नू में पूछ सकते हैं, मौसम्मी में पूछ सकते हैं, संतरे में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, विटामिन सी ही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस। ये दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मेंडलीव, दूसरा है मॉजले। मॉजले, ठीक है जी। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो दिया था एटॉमिक मास के बेस पे, और मॉजले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो दिया था एटॉमिक नंबर के बेस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा है मेंडलीव का, तो इसका आंसर आएगा सी, एटॉमिक मास। मेंडलीव का अगर पूछे तो एटॉमिक मास, और अगर मॉजले का पूछे तो एटॉमिक नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 25, ये लास्ट प्रश्न है आपका। पेंसिल में, लेड पेंसिल बनाने के लिए जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग लेड पेंसिल। ये जो आप लेड पेंसिल देखते हैं ये बनी होती है आपकी ग्रेफाइट से। इसके अंदर जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट से ये पेंसिल बनी होती है। बाकी मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। चलिए जी, ये वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म। ये थी वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 8 के साथ जल्दी आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या 10वीं 12वीं बेस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले भी आ जाते हैं इसमें। वैसे काफ़ी सारे हाई लेवल क्वेश्चन भी मैं डालता रहता हूँ। तो सिंपली अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस चाहिए तो ये जो मेरी प्लेलिस्ट है वीडियोस वाली, इसको आप ज़रा चला के देख लीजिए। काफ़ी सारे पोर्शन इसमें कवर हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे इतना ही शेयर कर सकते हैं। आई होप आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। अभी इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो नंबर 8 लेके आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।